हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस में। तो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं यूपी बोर्ड क्लास 11 अकाउंट्स का चैप्टर 2 जो कि है लेखांकन के सैद्धांतिक आधार, जिसमें कि स्टार्टिंग के 2 टॉपिक्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर आपने वो सारी वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे, आप वहाँ जा करके उन्हें देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर जो कि है लेखांकन प्रणालियाँ, जिसमें कि हम लोग बात करेंगे विभिन्न प्रकार की लेखांकन प्रणालियों के बारे में। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, जो हमारे लेखांकन की प्रणालियां हैं ये मुख्य रूप से 2 भागों में डिवाइड होती हैं। पहला है मुख्य प्रणाली और दूसरा है अन्य प्रणालियाँ। मुख्य प्रणाली के अंतर्गत हमारी एक ही प्रणाली आती है जो कि है दोहरी लेखा प्रणाली, या इसे हम लोग द्विप्रविष्टि प्रणाली भी कहते हैं, और इंग्लिश में इसे हम लोग डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। ठीक है। अन्य प्रणाली के अंतर्गत हमारा आता है सबसे पहले इकहरा लेखा प्रणाली या एकल प्रविष्टि प्रणाली, जिसे हम लोग सिंगल एंट्री सिस्टम कहते हैं। रोकड़ प्रणाली, जिसे हम लोग कैश सिस्टम कहते हैं। और लास्ट है महाजनी या भारतीय बहीखाता प्रणाली, जिससे हम लोग इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम कहते हैं। ठीक है। तो इस वीडियो में हमें इन सारी जो प्रणालियां हैं उनके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं, बात करते हैं अपनी मुख्य प्रणाली के बारे में, जो कि है दोहरी लेखा प्रणाली। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं दोहरी लेखा प्रणाली के अर्थ को। तो लिखा है कि दोहरी लेखा प्रणाली लेखांकन की वह प्रणाली है जिसके अनुसार विभिन्न व्यावसायिक सौदों का लेखा पुस्तकों में इस आधार पर किया जाता है कि व्यवसाय के सभी लेन देन सामान्यतः 2 पक्ष से संबंधित होते हैं, और उन सभी लेन देनों का प्रभाव प्रत्येक पक्ष के पुस्तकों में कम से कम 2 खातों पर अवश्य पड़ता है। अतः इसी आधार पर लेखा करते समय पुस्तकों में एक खाते को डेबिट तथा दूसरे खाते को क्रेडिट अवश्य किया जाता है। ठीक है। तो सिंपल सा दोहरी लेखा प्रणाली क्या कहती है कि जो भी व्यवसाय में सौदे हैं वो सौदे जो है उसमें 2 पक्ष जरूर से शामिल होते हैं, बिना 2 पक्ष के शामिल हुए कोई सौदा नहीं होगा। और जब हम लोग अपनी पुस्तकों में रिकॉर्डिंग करेंगे तो जो 2 पक्ष शामिल हुए हैं उन दोनों पक्षों के यहाँ जब वो लोग लेखा करेंगे तो 2-2 खाते प्रभावित होंगे, यानी कि एक पक्ष भी जो है वो 2 खातों में एंट्री करेगा और दूसरा पक्ष भी जो है वो 2 खातों में एंट्री करेगा। और जो एंट्री होगी तो 2 खाते जब हम लोग एंट्री करेंगे तो उसमें से एक खाते को डेबिट किया जाता है और दूसरे को क्रेडिट किया जाता है। तो इसके लिए कुछ निश्चित नियम बनाए गए जो कि हम लोग आगे बाद में समझेंगे। ठीक है। तो इसके अर्थ को अच्छे समझने के लिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि व्यवसाय में एक सौदा हुआ है। ठीक है। व्यवसाय में क्या, जैसे मान लीजिए एक सौदा लिखा है, क्या है, नकद माल खरीदा। ठीक, ये सौदा हुआ है। इस सौदे को करने के लिए 2 लोग होंगे, एक खरीदने वाला और दूसरा बेचने वाला। ठीक है, कम से कम 2 लोग होंगे ना। एक जो कि सामान बेचा होगा, माल यानी कि सामान, एक ने सामान बेचा होगा तो दूसरे ने माल खरीदा होगा। ठीक, तो 2 लोग इसमें शामिल हुए, जिसको कि हम लोग अकाउंट की भाषा में खरीदने वाले को क्रेता और बेचने वाले को विक्रेता कहते हैं। ठीक, तो सबसे पहला क्या बोला है दोहरी लेखा प्रणाली कि कोई भी सौदा हुआ तो उसमें 2 पक्ष होते हैं। तो ये सौदा है, नकद माल खरीदा एक सौदा है, इसमें 2 पक्ष हमें आप सामने दिख रहे हैं, एक हो गया खरीदने वाला, दूसरा हो गया बेचने वाला। अब इसके आगे क्या कह रही है दोहरी लेखा प्रणाली, कह रही है कि प्रत्येक पक्ष के यहाँ पुस्तकों में लेखा करते टाइम 2 खाते प्रभावित होंगे। कैसे, देखिए, जब क्रेता लेखा करेगा तो कौन से 2 खाते प्रभावित होंगे। अगर हम लोग क्रेता यानी खरीदने वाले की दृष्टि से देखें तो उसने नकद माल खरीदा है, तो नकद माल खरीदा तो सबसे पहला काम क्या हुआ, माल खरीदा। ठीक है, माल उसे मिला। दूसरा क्या हुआ कि नकद खरीदा, यानी कि नकद उसने पैसा पेमेंट किया है ना। जब हम किसी से सामान खरीदते हैं तो हम उसको मेनली क्या करते हैं, पैसा पेमेंट करते हैं, तो उसने पेमेंट दिया यानी कि नकद दिया, माल लिया और नकद पैसा दिया। विक्रेता की दृष्टि से देखें तो विक्रेता ने क्या किया होगा, उसने माल बेचा है। ठीक है, और दूसरा काम क्या है कि माल बेचा है तो उसको नकद पैसा मिला होगा, यानी कि नकद मिला, नकद का मतलब होता है कि पैसा मिला। ठीक है, नकद मतलब पैसा। तो देखिए, दोहरी लेखा प्रणाली क्या कह रही है कि जब हम लोग लेखा करेंगे तो प्रत्येक पक्ष के यहाँ कम से कम 2 खाते प्रभावित होंगे। तो पहला पक्ष है क्रेता, इसके यहाँ भी 2 खाते प्रभावित हो रही है। पहला तो उसने माल खरीदा है और नकद दिया है। विक्रेता के यहाँ पे भी 2 चीज़ें हैं, एक उसने माल बेचा है और दूसरा उसे नकद मिला है। माल खरीदने के लिए हम लोग के पास एक खाता बन जाएगा, परचेस अकाउंट। ठीक है, एक खाता ये प्रभावित हुआ। नकद दिया तो उसके लिए कैश अकाउंट प्रभावित होगा। ठीक है, और माल बेचा है विक्रेता ने तो इसके यहाँ सेल्स अकाउंट
और नकद उसको पैसा मिला है तो इसके यहाँ पे भी कैश अकाउंट प्रभावित होगा। अब ये जो दो खाते प्रभावित हुए हैं दोनों पक्षों के यहाँ, इनको एक निश्चित नियम के आधार पे डेबिट और क्रेडिट किया जाता है। ठीक है, दोनों में यहाँ पे भी डेबिट को शॉर्ट फॉर्म में DR और क्रेडिट को CR बोलते हैं। ठीक, तो आपको आई होप कि अच्छे समझ में आया होगा कि दोहरी लेखा प्रणाली क्या बोली कि कोई भी सौदा हुआ है तो उस सौदे में कम से कम 2 पक्ष होंगे और उन दोनों पक्षों के यहाँ जब हम लोग लेखा करेंगे तो हर पक्ष के यहाँ 2 खाते प्रभावित जरूर होंगे और उन दोनों खातों को कुछ निश्चित नियमों के आधार पे एक को डेबिट और एक को क्रेडिट किया जाता है। और ये नियम हम बाद में जब जर्नल पढ़ेंगे तब समझेंगे। इसके अलावा भी हम लोग एक तो और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये तो था नकद माल खरीदा, ये अच्छे समझ में आ गया। अब अगर उधार है, ठीक है, उधार माल खरीदा या फिर बेचा, मान लीजिए यहाँ पे माल बेचने की बात कर लें तो इसमें भी उधार माल बेचने में भी 2 पक्ष होंगे, एक क्रेता खरीदने वाला जो कि उधार माल खरीदेगा और दूसरा जो कि बेच रहा है जिसे हम लोग विक्रेता बोलते हैं। ठीक है, 2 पक्ष हो गए। अब इसमें 2 खाते कौन से प्रभावित होंगे, तो क्रेता ने उधार माल खरीदा तो सबसे पहला तो उसने माल खरीदा, ठीक है, एक चीज़ ये प्रभावित हुई। दूसरा क्या प्रभावित होगा, तो उसने जो विक्रेता से खरीदा, विक्रेता का जो भी नाम है, यानी कि यहाँ पे दूसरा कौन प्रभावित होगा, विक्रेता का अकाउंट, यानी विक्रेता का नाम मान लीजिए ABC जो भी है तो उसको हम लोग प्रभावित करेंगे। विक्रेता के यहाँ क्या हो कि एक तो उसने माल बेचा, एक खाता ये प्रभावित हुआ, दूसरा जिसे उसने बेचा यानी कि क्रेता खरीदने वाला, ठीक है, तो उसका अकाउंट प्रभावित होगा क्रेता का। जैसे हमारे क्रेता का नाम XYZ जो भी है तो ये अपने यहाँ परचेस और A मतलब कि विक्रेता, ये 2 लोग प्रभावित होंगे इसके यहाँ, और इसके यहाँ सेल्स अकाउंट और बेचने वाला यानी कि XYZ जो है वो प्रभावित होगा। ठीक है, ये हो गया। दूसरी चीज़, तीसरा एग्जांपल, जैसे मान लीजिए वेतन दिया, तो वेतन दिया में क्या प्रभावित होगा, वेतन तो हम लोग कैश में देते हैं, तो वेतन दिया में क्या प्रभावित होगा, वेतन जो है ये एक एक्सपेंस है तो सैलरी, एक खाता सैलरी प्रभावित होगा। वेतन देने में 2 पक्ष कौन हो गए, एक वेतन देने वाला और एक वेतन पाने वाले, ये 2 पक्ष हो गए। अब देने वाले के यहाँ क्या होगा कि उसने सैलरी दिया है तो सैलरी एक्सपेंस है तो वो सैलरी को डेबिट या क्रेडिट करेगा, और दूसरा क्योंकि वो नकद में दे रहा है तो नकद यानी कैश अकाउंट। उसी तरीके से पाने वाले के यहाँ भी सैलरी वो उसने पाया है तो इसके यहाँ सैलरी पेड होगा, उसके यहाँ सैलरी रिसीव्ड होगा। ठीक है, वैसे ये चीज़ें पेड या रिसिप्ट लिखी नहीं जाती हैं तो हम आगे आपको समझाएंगे कि इसको कैसे किया जाता है। हम आपको सिर्फ यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहे हैं कि वेतन दिया, यहाँ पर एक तरह बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि वेतन दिया में 2 खाते कौन से प्रभावित होंगे, तो पहले तो 2 पक्ष प्रभावित होंगे, एक वेतन देने वाला, दूसरा वेतन पाने वाला। वेतन देने वाले के यहाँ क्या चीज़ें होंगी, एक तो सैलरी अकाउंट यानी वेतन को इंग्लिश में सैलरी बोलते हैं, सैलरी खाता प्रभावित होगा क्योंकि ये व्यय है तो इसको लिख करके हम लोग दिखाएंगे। अगर सैलरी कैसे दे रहे हैं तो कैश में दे रहे हैं तो कैश भी प्रभावित होगा। इसी तरीके से इसका अपोजिट जो है वो हमारे जो वेतन पाने वाला है उसके यहाँ पे दिखाया जाएगा। ठीक है, तो ये था दोहरी लेखा प्रणाली के कुछ एग्जाम्पल्स। आई होप कि आप लोग का जो है कन्फ्यूज़न इसको लेके क्लियर हो गया हो एकदम। अब कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा दोहरी लेखा प्रणाली कहते किसे हैं। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट है, इसे भी देख लेते हैं। लिखा है कि लेखांकन की द्विप्रविष्टि प्रणाली का सर्वप्रथम उल्लेख 1494 ईस्वी में इटली के वेनिस नगर में गणितज्ञ लूकस पेसियोली द्वारा डी कंप्यूटिसेट स्क्रिप्चर्स नामक पुस्तक में किया गया था। तो ये यहाँ पर इसलिए लिखा है क्योंकि मेनली क्या होता है बोर्ड में या फिर आप एग्ज़ाम में 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है या 2 मार्क्स का, उसमें ये सारी चीज़ें पूछ ली जाती हैं, तो ये आपको पता होना ज़रूरी है। तो आप इसमें एक चीज़ ये है कि हमने आपके फर्स्ट चैप्टर में आपको बताया था कि लेखांकन की जो शुरुआत है यानी कि पुस्तकालय की जो शुरुआत है वो भी 1494 में इटली के वेनिस नगर में लूकस पेसियोली द्वारा इस बुक में की गई थी। तो इस जो वो बुक थी उसमें जो लेखांकन की बात बताई गई थी उसमें जो प्रणाली का वर्णन किया गया था वो यही है, वो दोहरी लेखा प्रणाली का ही वर्णन किया गया था। इसलिए अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि पुस्तकालय की शुरुआत कब कहाँ कैसे हुई या लेखांकन की या फिर दोहरी लेखा प्रणाली की शुरुआत कब कहाँ कैसे हुई, तो इन तीनों का क्वेश्चन का जो आंसर है वो सेम यही रहेगा कि 1494 में इटली के वेनिस नगर में लूकस पेसियोली द्वारा कंप्यूटिसेट स्क्रिप्चर्स नामक बुक में की गई थी। ठीक है, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि दोहरी लेखा प्रणाली की कुछ विशेषताओं को भी समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने हेडिंग डाली है कि दोहरी लेखा प्रणाली की विशेषताएं और गुण, इसलिए क्योंकि जो इसकी विशेषताएं हैं वही इसके गुण भी हैं। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन किया जाए कि विशेषताएं बताइए तो भी आप इन्हीं सब को लिख सकते हैं, और गुण बताइए तो भी आप इन्हीं सब को लिख सकते हैं। और अगर विशेषताएं और गुण दोनों पूछ रहा है तो आप कुछ पॉइंट इसमें लिख सकते हैं और कुछ पॉइंट गुण में करके लिख सकते हैं, या फिर हेडिंग बदल के आप दोनों में ही एक सेम चीज़ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसकी विशेषता ही इसके गुण हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम एक एक करके यहाँ पे सारी विशेषताओं को देख लेते हैं।
तो पहला है कि दोनों खातों में प्रविष्टि अनिवार्य। तो दोहरी लेखा प्रणाली की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि दो पक्ष जो प्रभावित होते हैं उनके यहाँ दो खाते प्रभावित होते हैं और उन दोनों खातों का ही लेखा करना अनिवार्य होता है। यानी कि उन दोनों जो भी खाते प्रभावित हो रहे हैं, जो भी अकाउंट प्रभावित हो रहे हैं, उन दोनों में ही हम लोग को एंट्री करनी बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। ठीक। दूसरा है कि खातों का वर्गीकरण है व्यक्तिगत, वास्तविक, अवास्तविक या नाम मात्र खाते में। तो जो दोहरी लेखा प्रणाली है इसके अंदर क्या होता है कि एक निश्चित नियम और सिद्धांत बनाए गए हैं। उस निश्चित नियम और सिद्धांत के आधार पे हम लोग क्या करते हैं, लेखा करते हैं। तो उस लेखा करने के लिए जो नियम और सिद्धांत हैं उनको और अच्छे समझने के लिए जो हमारे ढेर सारे खाते जैसे परचेस सेल हो गया, कैश हो गया, डेबिट क्रेडिट वगैरह वगैरह बहुत सारे खाते हमारे व्यवसाय में बन जाते हैं। तो उनको अच्छे से समझने के लिए, उनके नियम को अच्छे से समझने के लिए यहाँ पे हमारे सारे खातों को 3 भागों में वर्गीकृत कर दिया गया है। एक है व्यक्तिगत खाता जो कि व्यक्ति से संबंधित होता है। दूसरा है वास्तविक खाता जो कि संपत्ति दायित्व से संबंधित होता है। तीसरा है अवास्तविक या नाम मात्र खाता जो कि आय और व्यय से संबंधित होता है। इसके बारे में हम लोग आगे जो हमारे जर्नल का चैप्टर है उसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तीसरा जो है इसकी विशेषता है कि एक खाते को डेबिट तथा दूसरे खाते को क्रेडिट किया जाता है। यानी कि जो दो खाते प्रभावित होते हैं लेखा करते टाइम, उसमें से एक खाते को हम लोग डेबिट करेंगे और दूसरे खाते को क्रेडिट करेंगे। फिर है गणितीय शुद्धता की जाँच। तो दोहरी लेखा प्रणाली की विशेषता ये है कि ये गणितीय शुद्धता की जाँच अच्छे से कर लेता है, क्योंकि इसमें जो समान राशि से, यानी कि अगर 100 रुपये हमने डेबिट किया है तो 100 रुपये ही हम लोग क्रेडिट भी करते हैं, जिस हिसाब से हमें ये पता रहता है कि जब हम लोग लास्ट में टोटल करेंगे तो हमारी डेबिट और क्रेडिट की राशि बराबर आनी चाहिए। और अगर बराबर नहीं आ रही है तो हमें समझ में आ जाता है कि कहीं ना कहीं हमने जो है राशि लिखने में गलती की है। और अगर दोनों साइड बराबर आ गए यानी कि हमारा जो एंट्री हमने की है, जो राशि हमने लिखी है वो लगभग सही की है। फिर है पूर्ण एवं वैज्ञानिक प्रणाली। तो क्योंकि जो हमारी दोहरी लेखा प्रणाली है ये कुछ निश्चित नियमों एवं सिद्धांतों के आधार पर बनाई गई है, इसलिए इसे हम लोग पूर्ण एवं वैज्ञानिक प्रणाली कहते हैं। फिर है वैधानिक रूप से मान्य। तो जो हमारा कानून है, जो हमारा अकाउंटिंग लॉ है, उसके तहत हमारी दोहरी लेखा प्रणाली को मान्यता दी गई है कि इसके आधार पर जो भी हम लोग लेखा करेंगे वो मान्य रहेगा। ठीक। फिर है छल कपट की संभावना कम। तो जो क्योंकि हमारी जो राशियाँ हैं वो हम लोग दोनों साइड लिखते हैं, यानी कि डेबिट में भी हम लोग एंट्री करते हैं, क्रेडिट में भी एंट्री करते हैं। तो दोनों साइड एंट्री करने के नाते और हर एक प्रकार का जो भी मौद्रिक सौदा है वो सभी की एंट्री होने के नाते क्या है कि छल कपट की संभावना कम हो जाती है। फिर है प्रत्येक व्यापारिक संस्था के लिए उपयोगी। तो जितनी भी हमारी व्यापारिक संस्था है वे सभी क्या करती हैं, दोहरी लेखा प्रणाली का प्रयोग करती हैं। और किसी प्रकार की संस्था चाहे छोटी हो या बड़ी हो, अगर व्यापारिक संस्था है तो वो इस प्रणाली का आराम से उपयोग कर सकती है। फिर है सही लाभ हानि की जानकारी। ठीक है। तो क्योंकि जो हमारा लेखा है इस प्रणाली के तहत वो कुछ निश्चित नियमों और सिद्धांतों के आधार पर होता है, प्रत्येक खाते में एंट्री की जाती है नियमों और सिद्धांतों को मद्देनजर रखते हुए। तो इस वजह से जो लाभ हानि हमें ज्ञात होती है वो भी सही सटीक लाभ हानि ज्ञात होती है हमें। ठीक है। फिर उसके बाद है सही आर्थिक स्थिति की जानकारी। तो क्योंकि लाभ हानि हमें सही पता चलती है तो उसके आधार पे जो व्यवसाय की आर्थिक स्थिति क्या चल रही है, उसमें कितनी पूंजी है, दायित्व है, क्योंकि हर चीज़ का लेखा हुआ रहता है तो हमें व्यवसाय की आर्थिक स्थिति की भी जानकारी अच्छे से मिल जाती है कि हमारा व्यवसाय जो है वो प्रगति कर रहा है या फिर डाउन हो रहा है, क्या हो रहा है, वो सारी चीज़ें हमें पता चल जाती हैं। फिर है तुलनात्मक अध्ययन सरलतापूर्वक होना। इसका मतलब ये है कि जैसे कि जो निश्चित नियम और सिद्धांत बनाए गए हैं उसमें हम लोग बदलाव तो कर नहीं सकते। एक बार जो हमने निश्चित नियम सिद्धांत अपना लिया अपना लेखा करने का, वही नियमों और सिद्धांतों के आधार पे हम हर साल लेखा करते हुए जाते हैं। तो पिछले साल की जो लाभ हानि है और इस साल की जो लाभ हानि है उसमें हम लोग कंपेयर जो है वो आसानी से कर सकते हैं कि हमें लाभ ज़्यादा हुआ है या हानि हुई है पिछले साल के कंपैरिजन में, तुलना में। तो इस हिसाब से क्योंकि नियम सिद्धांत सेम रहते हैं तो हमें जो है वो तुलना करने में, कंपैरिजन करने में पिछले साल का अपने इस साल से या आगे आने वाले सालों में कंपैरिजन करने में आसानी रहती है। फिर है व्यवसायिक विवादों को हल करने में सहायक। तो देखिए बिजनेस में बहुत बार होता है कि बहुत सारे मतभेद हो जाते हैं कंपनी के अंदर ही, एम्प्लॉयज़ और ओनर के मध्य में वो हो जाता है, मतलब मतभेद हो जाता है, या फिर कुछ एक कंपनी का दूसरे कंपनी से कोई मतभेद हो जाता है, कोई व्यवसायिक विवाद खड़ा हो जाता है। तो उस कंडीशन में जो हमारा ये प्रणाली है इसके अंदर जो लेखा करने का सिस्टम है वो क्या करती है, वो हेल्प करती है एक सही डिसीजन लेने में। ठीक है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट विशेषता है वो है सरलतापूर्वक कर निर्धारण।
तो जो हमारी दोहरी लेखा प्रणाली है, इसके आधार पे जो हम लोग लेखा करते हैं इसके अंतर्गत, तो जो लेखा है उस लेखा के आधार पे जो कर निर्धारण है कि हमें कितना कर लगाना है, मतलब कितना कर देना है सरकार को, तो वो सारी चीज़ें जो है वो आराम से निर्धारित की जा सकती हैं। लास्ट है हमारा लोचदार प्रणाली। ठीक है, तो ये प्रणाली जो है वो काफ़ी लोचदार मानी जाती है, क्योंकि इसे किसी भी व्यावसायिक संस्था द्वारा अपनाया जा सकता है। इसके नियम और सिद्धांत जो हैं ये तो मतलब नहीं बदले जा सकते हैं, लेकिन जो अवधारणाएं हम लोग प्रयोग करते हैं उसमें जो है वो नियम और मतलब कि जो हमारी परिस्थिति है उसके आधार पे हल्के फुल्के चेंजेस किए जा सकते हैं। तो ये प्रणाली काफ़ी लोचपूर्ण भी मानी जाती है। ठीक है, तो ये हमारी कुछ विशेषताएं या फिर आप कह सकते हैं कि गुण थे दोहरी लेखा प्रणाली के। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस प्रणाली के कुछ थोड़े बहुत दोष भी हैं। तो नहीं सॉरी, दोष देखने से पहले हम लोग इस प्रणाली के उद्देश्य देख लेते हैं कि आखिर में इस प्रणाली का प्रयोग क्यों किया जाता है, या फिर ये प्रणाली अपनाई गई है तो क्यों अपनाई गई है। तो दोहरी लेखा प्रणाली का सबसे पहला उद्देश्य है कि प्रत्येक व्यावसायिक व्यवहारों का लेखा, यानी कि व्यवसाय में जितने भी मौद्रिक व्यवहार हो रहे हैं, जो भी व्यावसायिक लेन देन हो रहे हैं, उन सभी का लेखा अवश्य किया जाना चाहिए। ये सबसे मेन यानी कि सबसे इम्पॉर्टेंट उद्देश्य है हमारी दोहरी लेखा प्रणाली का। दूसरा उद्देश्य है कि निश्चित नियमों के आधार पर लेखा, यानी कि सिर्फ लेखा करना ही बड़ी बात नहीं है। जो लेखा हो रहा है वो कुछ जो निश्चित नियम और सिद्धांत बनाए गए हैं उनके आधार पर ही लेखा किया जाना चाहिए। तीसरी उद्देश्य है विभिन्न व्यावसायिक मदों का उचित ज्ञान, यानी कि जो भी हमारी व्यवसाय में देखिए बहुत सारी मदें हैं, बहुत सारे शब्द ऐसे यूज़ किए जाते हैं कि अगर हमें उनका ज्ञान ना हो ठीक से तो हम उनका लेखा भी अच्छे से सही तरीके से सही नियम के आधार पर नहीं कर सकते। तो इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य एक तरीके से आप मान लीजिए कि जो भी विभिन्न व्यावसायिक मदें हैं, व्यावसायिक शब्द का जो यूज़ किया जाता है उनका विशेष ज्ञान होना चाहिए जो भी व्यक्ति लेखा का कार्य कर रहा है, ताकि कोई त्रुटि ना हो। फिर चौथा उद्देश्य है सही लाभ हानि का ज्ञान, मतलब कि ये प्रणाली इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है कि जो भी व्यवसायी व्यवसाय चला रहा है उसको एक निश्चित अवधि के बाद जो है उसका व्यवसाय में लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, इसका सही सही ज्ञान हो सके। फिर है सही आर्थिक स्थिति का ज्ञान। तो इसमें वही बात है कि इस प्रणाली का उद्देश्य है कि व्यवसाय को एक निश्चित अवधि के बाद या फिर एक निश्चित तिथि पे अपने व्यवसाय की सही सही आर्थिक स्थिति का ज्ञान उपलब्ध कराया जाए। फिर नेक्स्ट उद्देश्य है व्यावसायिक विवादों के सही निर्णय में योगदान। तो ये प्रणाली के अंतर्गत वैसे नियम और सिद्धांत बनाए गए हैं कि कभी भी कोई व्यावसायिक विवाद अगर होता है तो इसमें हम लोग एक तरीके से दोहरी लेखा प्रणाली के अंतर्गत जो लेखा किया गया है उसे एक साक्ष्य यानी कि एक गवाह के एक सबूत के रूप में यूज़ कर सकते हैं। फिर है अशुद्धियों एवं छल कपट की रोकथाम। तो इनके नियम और सिद्धांत भी उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए बनाए गए हैं दोहरी लेखा प्रणाली के कि व्यवसाय में छल कपट और जो भी त्रुटि है उसकी संभावना कम से कम हो सके। और लास्ट उद्देश्य है उचित व्यावसायिक सूचनाएं उपलब्ध कराना। तो व्यवसाय के जो भी विभिन्न पक्ष हैं, ठीक है, जैसे कि मालिक हो गया, मैनेजर हो गया, एम्प्लॉयज़ हो गए, जो भी उनमें जो इन्वेस्टर्स है जिन्होंने पैसा लगाया है, या फिर कस्टमर्स हो गए, तो व्यवसाय के जो भी बहुत सारे पक्षकार हैं उनको उनसे रिलेटेड जो भी उनके काम की सूचना है वो सभी व्यावसायिक सूचनाएं आराम से अच्छे से आसानी से सरलतापूर्वक प्रदान की जा सके, इसका भी ये प्रणाली विशेष ध्यान रखती है। ठीक है, तो ये कुछ विशेष उद्देश्य थे जिनको मद्देनज़र रखते हुए दोहरी लेखा प्रणाली को अपनाया गया है। ठीक, अब आगे हम लोग चलते हैं। इस प्रणाली के कुछ छोटे मोटे दोष भी हैं, उन्हें भी हम लोग देख लेते हैं। तो दोहरी लेखा प्रणाली का जो सबसे पहला दोष है वो ये है कि एक खर्चीली प्रणाली। खर्चीली क्यों है? क्योंकि इसमें बहुत सारी बहियों का प्रयोग होता है जिस कारण लेखा करने की जो लागत है वो बढ़ जाती है, इसलिए इसको हम लोग खर्चीली प्रणाली मानते हैं। दूसरा है कि ज्ञान एवं प्रशिक्षण की आवश्यकता। वैसे तो ये कोई दोष नहीं हुआ, लेकिन दोष ये तब बन जाता है जब कोई हमें एक योग्य लेखपाल नहीं मिलता, क्योंकि हम उसी व्यक्ति को लेखपाल के लिए नियुक्त कर सकते हैं जिसके पास उपयुक्त पर्याप्त ज्ञान हो और पर्याप्त मात्रा में उसका प्रशिक्षण किया गया हो। ठीक है, फिर तीसरा है नियमों को समझने व लागू करने में कठिनाई। तो दोहरी लेखा प्रणाली के जो नियम हैं वो क्योंकि थोड़े से जटिल माने जाते हैं कि ये नॉर्मली अच्छे से समझ में नहीं आते, इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देकर इन्हें समझने की आवश्यकता पड़ती है। और अगर कहीं पे भी हल्की सी भी त्रुटि होती है तो पूरा जो व्यवसाय का जो लेखा किया गया व्यावसायिक लेन देनों का उसमें गड़बड़ी हो जाती है। तो इसलिए पर्याप्त ज्ञान जब रहेगा तभी कोई उसके नियमों को समझ सकता है, और समझना भी बड़ी बात नहीं है, उसे लागू करना भी बड़ी बात है। तो इसके लिए ये एक इसका दोष माना जाता है कि बहुत ही आसानी से इसके नियम सिद्धांत समझ में नहीं आते हैं।
फिर है अशुद्धियों की संभावना। अशुद्धियों की संभावना से तात्पर्य ये है कि जो दोहरी लेखा प्रणाली है, इसमें जब हम लोग स्टार्टिंग में जैसे जब व्यवहार हुआ, कोई लेन देन हुआ और हमने उस टाइम जो एंट्री की, अगर उसी टाइम हमारी जो प्रविष्टि है, जो लेखा है, वो गलत हो गया, तो उस गलत लेखे के आधार पे ही हम आगे भी जो है अपना जो कार्य है वो गलत ही करते जाएंगे और हमें जो है वो सही सही तब तक ज्ञान प्राप्त नहीं होगा कि कहीं पे गलती हुई है, जब तक हम एकदम लास्ट स्टेज पे नहीं पहुँचे। तो मतलब कि बहुत रेयर केस में कभी कभी होता है कि अशुद्धियाँ हमें दिखाई देती हैं सामने से। फिर है योग्य लेखपाल की आवश्यकता। तो सेम वही चीज़ है कि ज्ञान एवं प्रशिक्षण की आवश्यकता और योग्य लेखपाल की आवश्यकता, दोनों सेम दोष है। फिर लास्ट है कुछ विशेष अशुद्धियों को ज्ञात करने में कठिनाई। तो जैसे कि कुछ अशुद्धियाँ होती हैं जिन्हें कि जैसे मान लीजिए कोई व्यवहार हुआ, कोई लेन देन हुआ और उसका लेखा ही नहीं किया गया, ठीक है। जब वो लेखा ही छूट गया तो उसके बाद आगे उससे रिलेटेड कोई प्रविष्टि होगी नहीं, आगे उससे रिलेटेड कोई भी कार्य पुस्तकों में नहीं किया जाएगा, तो उसका कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा, पता ही नहीं चला। वो तो एकदम बाद में शायद पता चले तो पता चले, ठीक है। दूसरा क्षतिपूरक अशुद्धियाँ एक होती हैं, जैसे कि आपको राम को 100 रुपये से डेबिट करना था, आपने क्या किया, श्याम को डेबिट कर दिया 100 रुपये से। तो राम को आप डेबिट करते तो भी आप 100 रुपये दिखाते, श्याम को डेबिट किए हैं तब भी आप 100 रुपये दिखाते। जब हम लोग टोटल करेंगे डेबिट और क्रेडिट का तो दोनों साइड तो अमाउंट तो बराबर आएगा, लेकिन गलती कहाँ हुई है, गलती हुई है कि राम की जगह आपने श्याम को डेबिट किया। तो ऐसी अशुद्धियाँ बहुत कम पकड़ में आती हैं। तो ये सारे इसके थोड़े छोटे मोटे दोष भी हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग समझेंगे दोहरी लेखा प्रणाली के सिद्धांत को, यानी कि दोहरी लेखा प्रणाली जो है वो किन नियमों एवं सिद्धांतों के आधार पर कार्य करती है, उसे भी हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला इसका सिद्धांत होता है कि ये मानती है कि प्रत्येक लेन देन के दो पक्ष होते हैं, ठीक है। यानी कि कोई सौदा हुआ है तो वो दो पक्षों के बीच में हुआ होगा। दूसरा इसका मानना है कि प्रत्येक पक्ष के लेखा पुस्तकों में दो खाते प्रभावित होंगे, यानी कि दो पक्ष प्रभावित हुए हैं और उन दोनों पक्षों के यहाँ दो दो खाते प्रभावित होंगे, यानी कि एक पक्ष के यहाँ भी दो खाते और दूसरे पक्ष के यहाँ भी दो खातों में एंट्री की जाएगी, जो कि आपने दोहरी लेखा प्रणाली का अर्थ समझते टाइम इस बात को समझ लिया था, ठीक है। तीसरा इसका मानना है कि दोनों खातों में से एक खाते को डेबिट करते हैं और दूसरे को क्रेडिट करते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है और इसका नियम जो है वो हम लोग जर्नल के टाइम समझेंगे। फिर चौथा है सिद्धांत कि डेबिट एवं क्रेडिट में समान राशियों का होना जरूरी है, यानी कि जब हम लोग एक खाते को डेबिट कर रहे हैं तो अगर हम लोग 100 रुपये से एक खाते को डेबिट कर रहे हैं तो क्रेडिट भी 100 रुपये से ही करेंगे। जैसे कि आपने राम को 500 रुपये का माल बेचा है तो राम को आप डेबिट करेंगे 500 रुपये से, तो माल बेच रहे हैं यानी कि सेल्स को भी आप क्रेडिट करेंगे 500 रुपये से ही, ना कि 600 से, क्योंकि माल तो 500 का बिका है। तो डेबिट और क्रेडिट जो है वो समान राशि से ही दिखाए जाएंगे। और लास्ट इसका मानना यानी कि सिद्धांत है कि 3 क्रम में प्रविष्टि होती है दोहरी लेखा प्रणाली के अंतर्गत, यानी कि सबसे पहली जो प्रविष्टि होती है वो होती है प्रारंभिक लेखा पुस्तकों में प्रविष्टि। ये इस क्रम का मतलब है कि हम लोग कैसे कैसे एक के बाद एक, जैसे कि कोई बुक होती है तो इसमें फर्स्ट चैप्टर, फिर सेकंड चैप्टर में हमें ये पढ़ना है, फिर थर्ड चैप्टर में हमें ये पढ़ना है, ये चीज़ें बताई जाती है। इंडेक्स में आप यही समझते हैं ना, तो ये दोहरी लेखा प्रणाली का इंडेक्स है कि सबसे पहले हम लोग कहाँ पे एंट्री करेंगे, फिर दूसरी एंट्री कहाँ होगी, तीसरी एंट्री कहाँ होगी। तो सबसे पहले कोई भी लेन देन, कोई भी सौदा होता है तो उसकी एंट्री सबसे पहले हम लोग कहाँ करते हैं, प्रारंभिक लेखा पुस्तकों में, जिसमें कि हमारा आता है जर्नल और उसकी सहायक पुस्तकें। जर्नल जो है, जैसे कि कोई भी सौदा हुआ, जैसे हमने माल बेचा तो एक एंट्री पास करेंगे हम लोग कि इतने का माल बिका है, तो वो एंट्री कहाँ पास करेंगे, जर्नल में करेंगे। कहीं कहीं पे कोई कोई व्यवसाय जो होता है वो बहुत ही बड़ा व्यवसाय होता है, तो वहाँ पे बहुत सारे लेन देन होते हैं, जैसे कि सेल से संबंधित बहुत सारे मतलब उनका मेन काम ही है कि वो बेचते हैं सामान को, तो कहीं ना कहीं से खरीद के ला रहे होंगे, बेच होंगे, ये दो काम उनका मेन है। तो वो अपने यहाँ एक सेल्स बुक रख लेते हैं जिसमें कि उन्होंने कितना माल बेचा है उसकी एंट्री होती है, और एक परचेस बुक रख लेते हैं जिसमें कि उन्होंने जो माल खरीदा कितना खरीदा है उसकी एंट्री होती है। तो इसी तरीके से क्या होता है कि जिस व्यवसाय में जो कार्य बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है तो कुछ कुछ व्यवसाय क्या करते हैं कि उनके लिए एक अलग से बुक बना लेते हैं और उस बुक में उसी लेन देन से संबंधित एंट्री करते हैं। और जर्नल में क्या होता है, जर्नल में जितने भी लेन देन हो रहे हैं एक के बाद एक, जो भी लेन देन होते जा रहा है उन सभी की एंट्री एक के बाद एक की जाती है। और सहायक पुस्तकें क्या होती हैं, सहायक पुस्तक जैसे परचेस है तो परचेस में परचेस से संबंधित एंट्री होगी, सेल्स है सेल्स में सेल्स से संबंधित एंट्री होगी, कैश अगर कैश बुक बनाया गया तो कैश बुक में कैश से संबंधित एंट्री होगी। इस तरीके से कई सारी पुस्तकें बनाई जाती हैं। तो सबसे पहले एंट्री हम लोग यहाँ पर करते हैं। जब जर्नल में हमारी एंट्री हो जाती है या फिर सहायक पुस्तकों में हम एंट्री कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है वर्गीकरण करने का, यानी कि हम लोग क्या करते हैं, इसको खाता बही तैयार करते हैं। जैसे मान लीजिए कि जब आपने जर्नल किया, जर्नल में एंट्री जब आपने की थी
तो हमारे यहाँ बहुत सारे कस्टमर आते हैं और एक ही कस्टमर कई बार आते हैं सामान लेने के लिए। तो जर्नल में आप जब एंट्री करें तो कई बार मान लीजिए राम जो है, राम से आपका कई बार का लेन देन हुआ है। तो आप कहीं कभी 1 तारीख को लेन देन हुआ है, कभी 5 तारीख को हुआ है, कभी 10 तारीख को हुआ है। तो अगर आपको पता करना पड़ेगा कि राम से आपका कितने का लेन देन हुआ है, तो वो आप एक बार में फट से देख के नहीं बता सकते। वो आप कब बता सकते हैं, जब आप राम के नाम का एक अलग से अकाउंट बनाए रहेंगे और उस अकाउंट में सिर्फ़ और सिर्फ राम से संबंधित सारी चीज़ों को मेंशन करेंगे। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे वर्गीकरण विधि अपनाते हैं। तो जर्नल में हमने जो भी एंट्री की है, उसमें जितने भी खाते बने हुए हैं, जितने भी लोगों से जिस भी चीज़ की एंट्री हुई, उन सब का एक अलग अलग हम लोग अकाउंट बनाते हैं अपने वर्गीकरण यानी कि खाता बही के अंतर्गत। तो उससे क्या होता है कि हमें किसी भी एक टाइम पे किसी भी एक खाते से संबंधित जो है पूरा का पूरा उसका रिज़ल्ट पता चल जाता है कि क्या उस खाते की स्थिति है। ठीक है। जब हम लोग लेज़र तैयार कर लेते हैं, इसके बाद आता है सारांश तैयार करना, यानी कि एक बहुत ही छोटी समरी, जिसको कि एक बार एक झटके में ही कोई देख ले तो उसे समझ में आ जाए कि इस खाते का क्या हाल है, इसमें कितना पैसा है, कितना नहीं है। तो सारांश जो तैयार होता है वो होता है तलपट बना करके। तो सबसे पहले हम लोग जर्नल में एंट्री करते हैं, जर्नल से हम लोग लेज़र यानी कि खाता बही तैयार करते हैं, और खाता बही से हम लोग तलपट यानी कि ट्रायल बैलेंस तैयार करते हैं। ट्रायल बैलेंस में क्या होता है कि सारे खातों जितने भी हमने खाता बही के अंतर्गत खाते बनाए हैं, उनका जो शेष है वो हम लोग जब तलपट पढ़ेंगे तब आपको काफ़ी अच्छे समझ में आएगा। तो उन शेष से हम लोग ये सारांश तैयार करते हैं। जैसे कि हम लोग कोई स्टोरी पढ़ते हैं तो उसकी एक समरी होती है ना, तो ये दोनों एक जर्नल जो है ये एक बहुत बड़ी स्टोरी है, उसको शॉर्ट फॉर्म में समझा रहे हैं हम लोग खाता बही के अंतर्गत, और एकदम उसको एकदम एक लाइन में अगर समझाना है तो हम लोग क्या करते हैं, तलपट तैयार करते हैं। और तलपट बनाने के बाद हम लोग बनाते हैं अंतिम खाते, जिसमें कि हमें पता चलता है कि हमारे व्यापार को लाभ हो रहा है या हानि, और उसकी व्यापारिक स्थिति क्या है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अभी हम लोग जब आगे पढ़ते जाएंगे काफ़ी अच्छे से, तब आपको एक के बाद एक समझ में आती जाएंगी। तो फिलहाल ये हमारा पूरा दोहरी लेखा प्रणाली के संबंध में सारे कॉन्सेप्ट थे कि दोहरी लेखा प्रणाली क्या होती है, उसके गुण, दोष, विशेषताएं, उद्देश्य, सीमाएं, बाकी सिद्धांत, ये सारा चीज़ हमने समझा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपनी दूसरी प्रणाली की ओर, जो कि हमारा था अन्य प्रणाली, जिसमें कि सबसे पहली प्रणाली कौन सी थी, इकहरी लेखा प्रणाली। तो आइए उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, इकहरी या एकल प्रविष्टि प्रणाली जो है उसे किसे कहते हैं, तो इकहरी लेखा प्रणाली लेखांकन की वह प्रणाली है जिसके अंतर्गत व्यवसाय के विभिन्न लेन देनों का प्रायः एक ही जगह लेखा होता है, जबकि कुछ लेन देनों का लेखा 2 जगह होता है तथा कुछ लेन देनों का तो लेखा ही नहीं किया जाता, जिस कारण इसे अपूर्ण बही खाता पद्धति भी कहा जाता है। तो सिंपल सा इसका क्या मतलब है, ये दोहरी लेखा प्रणाली जैसे अभी आपने समझा था, दोहरी लेखा प्रणाली में क्या होता था कि कोई भी सौदा हुआ है तो उसके 2 पक्ष हैं, 2 पक्षों के यहाँ 2 खाते प्रभावित हो रहे हैं, उन दोनों खातों में एंट्री की जा रही है। लेकिन इकहरी लेखा प्रणाली में क्या है कि कोई भी सौदा हो रहा है तो ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब इसमें ये नहीं माना जाता है कि उसके 2 पक्ष हैं और दोनों खातों में एंट्री करनी है। इसमें क्या होता है, कुछ इसके भी हल्के-फुल्के से नियम हैं जिसके आधार पे किसी-किसी सौदे की दोनों खातों में प्रविष्टि होती है, किसी सौदे की प्रविष्टि जो है सिर्फ़ एक खाते में होती है, और किसी सौदे की प्रविष्टि तो की ही नहीं जाती है। ठीक है? इसके कुछ अपने थोड़े बहुत नियम हैं, लेकिन वो नियम वैज्ञानिक नहीं है, इन्हें कानून द्वारा मान्यता भी प्राप्त नहीं है, और क्योंकि अधूरी प्रविष्टि होती है, क्योंकि कुछ की प्रविष्टि आपने की, कुछ की प्रविष्टि नहीं की, कुछ की प्रविष्टि किसी और नियम से, कुछ की प्रविष्टि किसी और नियम से, तो ये एक अपूर्ण प्रणाली, तो इसीलिए इसे एक अपूर्ण बहीखाता पद्धति भी कहा जाता है, क्योंकि ये मान्य नहीं है, इसलिए इसका यूज़ बहुत ही कम किया जाता है, या फिर आप कह सकते हैं कि नहीं किया जाता है। लेकिन अन्य प्रणालियाँ क्योंकि पहले यूज़ होता था, तो इसे हम लोग को थ्योरी के पोर्शन में थोड़ा सा समझना होता है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं, या फिर आप कह लीजिए कि इसके दोष हैं। तो विशेषताएं क्या हैं कि पहला कि लेखांकन के सिद्धांतों की ये अनदेखी करती है। जो भी लेखांकन के सिद्धांत बनाए गए हैं उन पर ये जो है ये प्रणाली खरी नहीं उतरती है। दूसरा है कि निश्चित नियमों एवं सिद्धांतों का अभाव है, तो इसमें कोई भी नियम जो है वो निश्चित नहीं, कोई भी सिद्धांत उतने नहीं बनाए गए हैं। तीसरा है अपूर्ण एवं अवैज्ञानिक है। ठीक है। चौथा है केवल छोटे व्यापारी द्वारा उपयोग, यानी कि जो छोटे व्यापारी हैं, जो छोटे स्तर के हैं, जिनका व्यवसाय जो है वो छोटे में है, कम क्षेत्र में है, उनके लिए ये ठीक ठाक साबित हो जाता है। फिर है सही अंतिम खाते तैयार होने में कठिनाई, क्योंकि कुछ लेन देनों का लेखा होता है, कुछ का नहीं, कुछ का थोड़ा होता है। तो इस आधार पे जो अंतिम खाते हैं जिसमें कि हमें व्यवसाय की लाभ, हानि और आर्थिक स्थिति पता चलती है, वो हम लोग सही तरीके से तैयार नहीं कर पाते हैं। और लास्ट इसका जो विशेषता है वो है कि ये वैधानिक रूप से मान्य नहीं है। ठीक है। तो ये थी हमारी इकहरा लेखा प्रणाली। अब हम लोग बढ़ते हैं अपनी दूसरी प्रणाली की ओर, जो कि है रोकड़ प्रणाली। तो रोकड़ प्रणाली क्या होती है, तो रोकड़ प्रणाली वह प्रणाली है जिसमें संपूर्ण लेखांकन का आधार बिंदु केवल रोकड़
बही होता है। इस प्रणाली का प्रयोग जो है वो मुख्य रूप से गैर व्यापारिक संस्थाओं द्वारा किया जाता है, जिनका उद्देश्य लाभ अर्जित न करके समाज की सेवा करना होता है, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, पुस्तकालय आदि। ठीक है। तो रोकड़ प्रणाली का मतलब क्या हुआ? रोकड़ प्रणाली उन संस्थाओं द्वारा यूज़ की जाती है जहाँ पे जो सारे कार्य हैं वो पैसे मतलब कि एक तरीके से कैश में ही होते हैं। और ये जो संस्थाएं हैं वो कौन सी संस्थाएं होती हैं? मेनली गैर व्यापारिक संस्था। गैर व्यापारिक संस्था इन्हें क्यों कहते हैं? क्योंकि व्यापारिक संस्था का मुख्य उद्देश्य होता है लाभ कमाना, और जो गैर व्यापारिक संस्था है उसका मुख्य उद्देश्य होता है समाज की सेवा करना। तो जो हमारे इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, पुस्तकालय है, स्कूल है, ये सारी संस्थाएं जो हैं ये बिजनेस नहीं करती, ये लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं बनाई जाती। इनका उद्देश्य होता है समाज की सेवा करना। तो यहाँ पर आप देखते ही होंगे, जैसे स्कूल है तो वहाँ पे आपको फीस भरनी है, सारा काम वहाँ पे कैश में हो रहा है। ठीक है। डॉक्टर के पास आप जाते हैं हॉस्पिटल में, वहाँ पे भी सब कुछ आपको देना ही है, कैश में देना है। इंजीनियर के पास जाएंगे तो भी वही हाल है। लाइब्रेरी जाएंगे, बुक्स खरीदेंगे या बुक्स पढ़ेंगे तो भी आपको पेमेंट करना होगा। तो यहाँ पे जो सारा खेल है वो कहाँ किसका है? कैश का है। तो क्योंकि वहाँ पे जो रोकड़ का ही मेन कार्य होता है, तो उसके लिए गैर व्यापक संस्थाएं जो है वो बनाती हैं रोकड़ बही, यानी कि कैश बुक, जिसमें कि वो अपने सारे लेन देनों को रिकॉर्ड करती हैं। और क्योंकि सब कुछ रोकड़ बही में ही रिकॉर्ड होता है, इसलिए इस प्रणाली को हम लोग रोकड़ प्रणाली कहते हैं। ठीक है। इसके अंदर कुछ मुख्य पुस्तकें रखी जाती हैं, जैसे कि सबसे पहले कैश बुक यानी कि रोकड़ पुस्तक, जिसमें जितने भी हमारे नकद लेन देन होते हैं उन्हें लिखा जाता है। अगर बाई चांस कोई लेन देन है जो कि उधार हुआ है तो उसे एक अलग से एक बुक में लिखा जाता है, और बाद में जब उसका पेमेंट मिल जाता है हमें, तो उस बुक में से उसे काट करके हम लोग यहाँ पे उसकी एंट्री कैश बुक में कर देते हैं। दूसरा है व्यक्तिगत खाता बही। व्यक्तिगत खाता बही के अंतर्गत क्या बनाया जाता है? जैसे दान रजिस्टर हो गया, चंदा रजिस्टर, यानी कि जो संस्थाएं होती हैं उन्हें जो है वो कई जगहों से पैसा मिलता है, दान के रूप में मिलता है, चंदा के रूप में मिलता है। तो उसके लिए वो एक अलग से रजिस्टर बनाए जाते हैं कि हमें ये पैसा कहाँ कहाँ से किस रूप में मिल रहा है। तो जो दान से मिल रहा है उसके लिए दान का रजिस्टर बनाते हैं, जिसमें कि दान से संबंधित डिटेल्स रहते हैं। चंदा जो मिलता है उसमें चंदा से संबंधित डिटेल रहते हैं। तो इसे हम लोग व्यक्तिगत खाता बही यानी कि पर्सनल लेजर के अंतर्गत बनाते हैं। तीसरा जो पुस्तक है वो है स्टॉक बही या स्कंध रजिस्टर। तो जो भी हमारे जो संस्थाएं हैं उनके पास जो भी स्टॉक होता है, जैसे कि हॉस्पिटल है तो वहाँ पे दवाइयाँ हैं एज ए स्टॉक के रूप में, पुस्तकालय है तो वहाँ पे बुक्स होंगी स्टॉक के रूप में, तो उनका जो डिटेल है वो हम लोग स्टॉक बही में रखते हैं। फिर है वेतन एवं मजदूरी रजिस्टर, जिसमें कि हम लोग की जो संस्था है उसमें जो भी कर्मचारी हैं, जो भी मजदूर हैं या फिर जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, उनको हमें कितना वेतन या मजदूरी देना है वो सब की डिटेल हम लोग रखते हैं। पाँचवा है वार्षिक आय विवरण। इसमें क्या होता है कि हम लोग अपनी जो भी संस्था की साल भर की इनकम है और एक्सपेंसेस है उन सबको अलग अलग कॉलम में लिखते हैं, लास्ट में इसकी तुलना करते हैं और देखते हैं कि हमारी इनकम ज़्यादा हुई है या एक्सपेंस ज़्यादा हुआ है, तो उसे ही हम लोग बोलते हैं एनुअल इनकम स्टेटमेंट। और लास्ट हम लोग तैयार करते हैं बैलेंस शीट यानी कि चिट्ठा, जिससे कि हमें अपनी जो हमारी संस्था है, गैर व्यापारिक संस्था है, उसकी आर्थिक स्थिति का पता चलता है। ठीक है। तो ये थी हमारी रोकड़ प्रणाली। अब हमारी लास्ट एक प्रणाली बची है तो हम लोग उसे भी देख लेते हैं। तो हमारी लास्ट लेखांकन प्रणाली है भारतीय बहीखाता प्रणाली, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप थ्योरी के हिसाब से मान सकते हैं। थ्योरी पोर्शन के हिसाब से एग्जाम में अधिकतर इसके बारे में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। तो इसे हम लोग थोड़ा एक स्टेप बाय स्टेप करके समझ लेते हैं, क्योंकि इसका अर्थ बताने जैसा कुछ भी नहीं है। इसमें क्या किया जाता है ये आप जान लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि भारतीय बहीखाता प्रणाली क्या होती है। तो सबसे पहले कि इसे महाजनी बहीखाता प्रणाली भी कहते हैं। फिर है कि इसका प्रयोग मुख्यतः महाजन व साहूकारों द्वारा किया जाता है, यानी कि जो हमारे महाजन एवं साहूकार जो सोने की दुकान पे बैठे रहते हैं, जिनसे हम लोग अधिकतर क्या करते हैं, अपने रकम गिरवी रख के आप रकम अपने बेच करके पैसा लेते हैं, तो उन्हें महाजन या साहूकार कहते हैं। तो ये जो प्रणाली है ये उनके द्वारा प्रयोग की जाती है। फिर है कि इसमें कोरे पन्नों वाली लंबी आकार की बहियों का प्रयोग होता है, जिस पर लाल कपड़े का आवरण होता है। तो ये जो प्रणाली है इसके अंतर्गत क्या होता है, जैसा हम लोग लाइन्स वाली जब मतलब कि जब दोहरी लेखा प्रणाली के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, उसमें खाने बने रहते हैं, मतलब लाइन बनी रहती है, उस प्रकार की बही का प्रयोग करते हैं। लेकिन जो हमारी भारतीय बहीखाता प्रणाली, जैसे आप देख रहे हैं जो मेरा पेज है ये एकदम कोरा पेज है, इस पर कोई भी लाइन नहीं बनी है, तो इस प्रकार की बुक का वो लोग यूज़ करते हैं। इसमें कोई भी लाइन नहीं बनी रहती है, ये लंबे आकार की रहती है। और इस बुक के ऊपर जैसे हम लोग भागवत गीता रखते हैं ना लाल कपड़े में लपेट के, तो सेम वैसे ही इसको भी लाल कपड़े में लपेट करके रखा जाता है। फिर है इस प्रणाली में पन्नों को मोड़कर खाने या कॉलम बनाए जाते हैं, जिसे सले कहते हैं।
तो जैसे कि हम लोग अपनी दोहरी लेखा प्रणाली में क्या करते हैं, पेन और स्केल से लाइन बनाते हैं, कॉलम्स बनाते हैं, जैसा कि हमें ज़रूरत रहता है, ठीक है। लेकिन भारतीय बही खाता प्रणाली में ऐसा नहीं करते हैं। इसमें एक विधि होती है, मतलब एक छोटा सा नियम होता है, आप एक बार सीख जाएंगे कि कैसे पेज मोड़ा जाता है। तो पेज को जो है मोड़ मोड़ के हम लोग क्या करते हैं, कॉलम्स बनाते हैं, और फिर उन कॉलम को यहाँ पे हिंदी में सले कहते हैं। फिर है इसके अंतर्गत लेन देनों की प्रविष्टि के लिए केवल स्थानीय भाषाओं यानी कि हिंदी, मराठी, मुड़िया, उर्दू आदि का प्रयोग होता है। यानी कि ये जो भारतीय, देखिए नाम से ही ये भारतीय है, इसलिए इसमें इंग्लिश शब्द या फिर कोई भी विदेशी भाषा का प्रयोग नहीं होता है। ये मेनली जो भी स्थानीय, जैसे कि हमारे यूपी में है तो उसमें हम लोग हिंदी लिखेंगे, महाराष्ट्र में कोई यूज़ कर रहा है तो वो मराठी लिखेगा, तो ऐसी इसी तरीके से उड़ीसा में कोई है तो वो उड़िया भाषा का यूज़ करेगा। तो यानी कि जो भी उस जगह की जो रीजनल लैंग्वेज होगी उस भाषा में यहाँ पे एंट्री की जाती है। फिर है इसमें खाते द्विप्रविष्टि पद्धति के आधार पर ही तैयार किए जाते हैं, अतः यह एक पूर्ण एवं वैज्ञानिक पद्धति है। तो देखिए जो दोहरी लेखा प्रणाली का सिद्धांत है कि उसमें हर लेनदेन के दो पक्ष होते हैं, दो खातों में एंट्री होती है, एक को डेबिट एक को क्रेडिट करते हैं, सेम वही सिद्धांत इस प्रणाली में भी अपनाया जाता है। लिखने का तरीका जो है वो अलग है, लेकिन जो नियम है कि हमें किसको डेबिट में लिखना है किसको क्रेडिट में लिखना है वो जो है वो सेम है। और लास्ट है कि इसमें प्रायः काली स्याही का प्रयोग होता है, यानी कि जब हम लोग लेखा करते हैं तो काली स्याही से इसका लेखा करते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी भारतीय बही खाता प्रणाली। आई होप कि आपको ये सारी प्रणालियाँ, जितनी भी हमारे लेखांकन की प्रणालियाँ हैं, वो सारी अच्छे से समझ में आई होंगी। इसमें एक चीज़ आपको हम और ऐड करना चाहते हैं कि एग्ज़ाम में अधिकतर पूछा जाता है दोहरी लेखा प्रणाली और भारतीय बही खाता प्रणाली के मध्य में अंतर को। तो आप इसको देख के आराम से बता सकते हैं कि जो भी इसकी विशेषताएं हैं और दोहरी लेखा प्रणाली की बात में, तो ये आप अपने से भी कर सकते हैं। और क्योंकि बुक में वो इनफ मात्रा में दी हुई है और काफ़ी सरल लैंग्वेज में है, तो इसलिए हम उसको अलग से आपको नहीं समझा रहे हैं। तो लेकिन अगर आपको उसके लिए भी एक वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।